गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई वेलकम यू ऑल ऑन द परिश्रम विद्यापीठ। फ्रेंड्स, आज 17 अप्रैल है और आज हम द हिंदू को एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जो मेजर न्यूज़ हैं वो कैरी फॉरवर्ड होके 2 दिन से जो चल रहा था कि जो साउथ में सीट शेयरिंग को लेके जो दिक्कत चल रही है या फिर जो डिलिमिटेशन कमीशन बात चल रही कि डिलिमिटेशन होगा सेंसस के बाद, तो उसमें जो विमेन रिजर्वेशन को लेके बात की जा रही थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है हमारा, उसमें 33% जो विमेन की रिजर्वेशन की बात की गई है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का 31st अमेंडमेंट बिल जो आज पार्लियामेंट में रखा गया है कल, उसके ऊपर हमारे पीएम मोदी ने भी कल वहाँ पे बयान दिया है संसद में। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी दिया है। तो उस पर हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो मोस्टली जो न्यूज़ है वो क्या है, किस कंटेक्स्ट पे आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी ने, हम बात कर लें तो स्टेटमेंट जारी किया कि सदर्न स्टेट विल नॉट लूज देयर लोकसभा सीट शेयर आफ्टर डिलिमिटेशन। तो दिक्कत क्या हो रही थी, मतलब सदर्न स्टेट्स को क्या लग रहा था कि उनकी जो सीट शेयरिंग है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो किस बेसिस पे होता है, सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो होम मिनिस्टर ने कहा है कि वहाँ पे डिलिमिटेशन होने के बाद किसी भी तरीके से उनको सीट में नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जिस प्रपोर्शन में अब तक उनके पास सीट शेयरिंग थी उतनी ही प्रपोर्शन में आगे भी चलती रहेगी, वो कम नहीं होगा। तो द हिंदू में उसके लिए एक प्रॉपर एक चार्ट एनालिसिस करके आया है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं एक बार कि देखिए चार्ट जो है वो द हिंदू में आया है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि सदर्न स्टेट जो है वो अपनी लोकसभा सीट्स की स्ट्रेंथ को जो है वो लूज करेंगे। तो इस पे हम बात करें कि जो कर्नाटक है, जो 5 सदर्न स्टेट्स की मोस्टली हम बात कर लें, तो उसमें कर्नाटक की जो भी प्रेजेंट सीट्स हैं वो 28 है लोकसभा में। तो करंट शेयर की हम बात कर लें 543 सीट्स के हिसाब से, तो वो 5.15% हमको देखने को मिलता है, जो कि अभी भी 5.14 रहेगा। तो 28 की 42 सीट्स होने वाली है और आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स की 38 सीट्स होंगी। तो प्रपोर्शन भी देखें तो 4.6 का 4.65%, तेलंगाना का भी 3.13 का 3.18%, तमिलनाडु का 7.18 का 7.23%। तो कुल मिला के हम बात कर लें अगर पूरे सदर्न स्टेट की, जो 23.76% है वो अभी भी 23.87% मतलब लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन सीट जो है वो 129 से 195 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पे पूरी चर्चा हुई है और यही मेन टॉपिक जो है वो चलता हुआ आ रहा था कि भाई किस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन जो 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने की बात की जा रही है, उसमें किस तरह डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को साथ में लाके सीट्स को बढ़ा के उनको फ़ायदा देने की बात की जा रही है। लेकिन सदर्न स्टेट्स कह रहे थे कि उनको पॉपुलेशन में नुकसान होगा, पॉपुलेशन के कारण डिलिमिटेशन के कारण नुकसान होगा। और साथ ही साथ कि भाई वो कह रहे हैं कि हम विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन मेंशन है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिलिमिटेशन होगा, हम उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो यही पूरा आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब बेसिक ये तो न्यूज़ हो गई, लेकिन जो हमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आता है कि भाई डिलिमिटेशन क्या है, परिसीमन बेसिकली होता क्या है। तो हमने बात की थी, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो बेसिकली हम बात कर लें कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, विधानसभा और लोकसभा की, खासकर लोकसभा की, तो वो पॉपुलेशन के आधार पे जो है वो बेसिकली हमको डिवाइड होते देखने को मिलती है। अब वो पूरी एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, परिसीमन एक्सरसाइज। अब वो करता कौन है, वो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। कल हमने बात की थी, कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक या फिर ये एक सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो आप ही कमेंट करके बताइए, ठीक है। देन ये बेसिकली, चलो मैं ही बताता हूँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये इस लॉ के द्वारा बनी है, ठीक है, संसद में लॉ के द्वारा बनी है। अब इसका मेन काम क्या है डिलिमिटेशन का, ताकि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको पॉपुलेशन के आधार पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिले, ठीक है। देन हम बात करें तो आपको देखने मिलता है इसके बाद जो
हाईलाइट इस न्यूज़ की आ रही है कि सदर्न स्टेट्स में टोटल 129 की 155 सीट्स हो जाएंगी। टोटल सीट्स 2026 के बाद 543 से बढ़ा के 816 हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 816 करने की बात की जा रही है। नो रिडक्शन पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। अब इसके की फीचर्स की हम बात कर लें तो क्या होगा कि इट वुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस पोस्ट 2026। ठीक है, ये बिल पेश होने के पहले बात चल रही थी कि 2011 के सेंसस के अनुसार रहेगा, लेकिन नहीं, अब जब कल बिल संसद में रखा गया उसमें लिखा है कि 2026 की सेंसस के अनुसार रहेगा, जो लेटेस्ट होने वाली है। ठीक है, इट अप्लाइज टू बोथ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग इसको है 84th और 87th। इसमें हम बात करें तो हमने 2 दिन पहले देखा था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो 1976 में डिलिमिटेशन एक्साइज को और जो सीट्स हैं उसको फिक्स कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था अप टू 2026। तो उसी को आगे ये बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग इस बिल की 84th और 87 से है। ठीक है, ये फेडरल रिप्रेजेंटेशन को भी बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोपोर्शनेट जो चीज़ है कि सदर्न स्टेट्स को जितनी सीट पहले थी उतना प्रोपोर्शन तो है ही है, और साथ में अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है वहाँ पे भी अब क्या हो गया कि देखो, पहले क्या था कि भाई फॉर एग्जांपल 10 लाख पे एक सीट थी। ठीक है, 10 लाख पे एक सीट थी, बट अब पॉपुलेशन 50 साल से उसको बढ़ाया नहीं गया, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसमें 5 साल 50 साल में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से अगर पहले 10 लाख पे एक सीट थी, तो अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम पिछले से 2024 का चुनाव की बात कर ले तो वो नियर अबाउट 15 लाख पे एक सीट हो गई होगी। तो अब ये ज़रूरी है कि भाई जितनी जनसंख्या बैलेंस करके उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन ये हो रहा है कि पॉलिटिकल पावर्स, अभी डिबेट इशू वापस आ रहा है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में। अगेन फिर साउथ वाले यही बोल रहे हैं कि प्रपोर्शनेट पहले ही पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा थी नॉर्थ में, तो अब वो और इम्बेलेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल 40% सीट्स जो थी वो साउथ में थी, और 60% सीट्स भी 60% सीट देखो, नॉर्थ में हम बात कर लें तो 40% नॉर्थ में 60% थी और साउथ में 40% थी। बट अब क्या होगा कि अब सीट 60% के हिसाब से ही नॉर्थ में बढ़ेगी और साउथ में 40% के हिसाब से ही बढ़ेंगी। ठीक है, बट प्रपोर्शनेट वही रहेगा। ठीक है, सदर्न स्टेट्स वरी ड्यू टू द पॉपुलेशन कंट्रोल सक्सेस, की भाई उनको पॉपुलेशन कंट्रोल में जो उन्होंने काम किया उनको उसका नुकसान होगा, ये उनको ऐसा लगता है। ठीक है, में इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नेंस। अब सीट्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि भाई अभी 543 सीट्स की अगर 816 सीट होंगी, तो पहले 543 में अगर 10 लाख लोग आते थे, तो अब पॉपुलेशन बढ़ने के बाद वो नियर अबाउट 8 लाख लोग के आसपास आ जाएंगे। तो इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो पाएगा संसद में। ठीक है, एक ये चीज़, इसका इम्प्लीकेशन हमको प्रॉपर देखने को मिलता है। ठीक है, फेडरल रिलेशन इम्प्रूव होंगे। हम इसके अब कुछ प्रोस की बात करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बढ़ेगी, रीजनल अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब इसके कॉन्स की हम बात कर लें तो मेजरली इसका कॉन्स क्या होगा कि इट पीनलाइजेज द इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल। ऑब्वियसली रीजनल टेंशन बढ़ेगी। अगेन वही नॉर्थ एंड साउथ का डिबेट पॉपुलेशन को लेके, कि साउथ वालों को कहना है हमको पॉपुलेशन कंट्रोल हमने किया इसलिए पीनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लें तो इसके क्वेश्चन के रिलेटेड कि डिलिमिटेशन से इट इज़ कैरिड आउट आफ्टर एवरी सेंसस, इट इज़ डन बाय द इलेक्शन कमीशन, इट एम्स टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू पॉपुलेशन। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन देगा, अभी पढ़ा हमने, इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं होता, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा होता है। तो तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। और पहला इसलिए सही है कि एवरी सेंसस के बाद वो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, लेकिन वो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसमें वो कहा गया है कि 50 साल के लिए फ्रीज होगा। ठीक है, 76 से 26 तक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी
मेंस से रिलेटेड हम बात कर लें, मेंस का क्वेश्चन आप लिखेंगे, डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पोजेज अ चैलेंज टू प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया डिस्कस। कि भाई डिलिमिटेशन क्या एक्चुअल में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करता है या फिर चैलेंज करता है सही में, तो इसके ऊपर हमको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो आप इस पे क्वेश्चन लिख के लाएंगे। ठीक है, अब इस पे हम बात कर लें तो डिलिमिटेशन जो है ऑब्वियसली इट इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बट बैलेंस पॉपुलेशन जस्टिस विथ रीजनल फेयरनेस। अब डिलिमिटेशन ऑब्वियसली ज़रूरी तो है, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर रीजनल लेवल पे वो फेयर प्ले फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, इलेक्शन झुकना नहीं चाहिए किसी के भी मतलब किसी के भी फेवर में। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सीज फायर से रिलेटेड है, इसराइल और लेबनान के बीच में वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। अब ये टॉपिक का रेलेवेंस कहाँ से आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि अभी जो युद्ध विराम सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान ने जो मीडिएट किया था बिटवीन द यूएसए एंड ईरान, ठीक है, उसमें बात आ रही थी कि इसराइल बोलता है कि हमारा इसमें लेबनान के साथ ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि लेबनान के साथ हम अपना सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन अब अलग से इसराइल और लेबनान के बीच में भी समझौता हो गया है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि दोनों के बताने के पहले, दोनों मतलब ना तो इसराइल और ना तो लेबनान, उसके बताने के पहले हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि देयर इज अ सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड लेबनान टू रिड्यूस एस्केलेटिंग टेंशन। मतलब कि ना इसराइल ने बोला पहले ना लेबनान ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप जी पहले ही कूद पड़े। ठीक है, तो ये दिक्कत है। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, अब मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इसराइल है, ठीक है, यहाँ पे जॉर्डन है उसके नीचे साउथ में, उसके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सीरिया है, ठीक है, उसके नॉर्थ में लेबनान है, और मेडिटेरियन सी जो है इसके वेस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसका यहाँ पे बेसिकली गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मेजर जो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इसराइल और लेबनान के बीच में जो इशू है, ये आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो इस पे हम देखें तो जो मेजर हम बात करें इस पर्टिकुलरली यहाँ पे, तो चीज़ क्या है कि जो याद रखने वाली है, तो इसराइल और लेबनान के बीच में हम बात कर ले तो एक ब्लू लाइन है, ठीक है, जो उसको सेपरेट करती है। तो ब्लू लाइन किसके बीच में, आप ये याद रखिएगा, वो लेबनान और इसराइल के बीच में, ठीक है। और एक लातीना रिवर जो है, वो लातीना रिवर तक बेसिकली इसराइल चाहता है कि लातीना रिवर जो है वो लेबनान से गुजरती है, और इसराइल वहाँ तक उसका अपना हस्तक्षेप, अपना कब्जा चाहता है कि भाई कि वो हिस्सा हमारे क्षेत्र में रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर लतीना रिवर घुस आ रही है तो इसराइल इतना हिस्सा अपने कंट्रोल में करना चाहता है, मतलब कंट्रोल मतलब एक बफर जोन बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि यहाँ पे हिजबुल्ला जो है वो एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे हिजबुल्ला एक्टिव है, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, सीरिया में हम देखते हैं कि गोलान हाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ पे उसने कब्जा कर रखा है। जॉर्डन में वेस्ट बैंक के बारे में आपने सुना होगा, फ़लस्तीन में गाज़ा स्ट्रिप के बारे में सुना है। तो यहाँ पे आपको लतीना रिवर तक वो अपना कंट्रोल देखने को करने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज बैकग्राउंड की हम बात करें, देयर इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड लेबनान। लेबनान के बीच में उनके जो आर्म ग्रुप्स हैं हिजबुल्ला के साथ, बेसिकली डायरेक्ट लेबनान के साथ नहीं है बट हिजबुल्ला के साथ है, इसराइल और हिजबुल्ला का। ठीक है, तो रिसेंट एस्केलेशन बेसिकली ड्यू टू ईरान और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुए। पहले गाज़ा में जो इसराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा था उसके कारण, और फिर बाद में ईरान के कारण यूएसए उसमें मीडिएट कर रहा था। ये चीज़ हमको देखने को मिली है। की फीचर्स हम बात कर लें सीज फायर की दोनों के बीच में, तो टेम्पररी हाल्ट है, नेगोशिएशन है, रीजनल पावर लाइक ईरान, ठीक है, ये तो जनरलाइज न्यूज़ है, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। बट मेजरली जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आप बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरियन सी से अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करती है। मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करती, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन, सीरिया या फिर पैलेस्टीन। ठीक है, तो कौन सी शेयर नहीं करती है, इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या फिर टर्की।
तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ही आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जॉर्डन जो है वो अपनी शेयर नहीं करती मेडिटेरियन सी के साथ अपने बेसिकली बॉर्डर। ठीक है, की फीचर देख चुके हैं। देन इम्प्लीकेशन क्या होगा, इमीडिएट वायलेंस जो हो रहा है वो रुक जाएगा, जियोपॉलिटिक ऑयल मार्केट में शांति आ जाएगी। ठीक है, ऑयल पे थोड़ा जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी, यूएस रोल जो मीडिएटर का कर रहा है वो उसका इफेक्टिवनेस आएगी। ठीक है, और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक मतलब जो हमारा फ़ायदा है वो है एनर्जी सिक्योरिटी, वो बरकरार रहेगा। ठीक है, इंडिया डिपेंडेंस जो है वो ऑयल इंपोर्ट को लेके वो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो स्थिरता पैदा हो जाएगी अगर वहाँ पे युद्ध नहीं होते हैं, चाहे वो इसराइल लेबनान का हो या फिर वो यूएसए ईरान का हो। ठीक, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, मोस्टली उसके प्रो की हम बात कर लें तो वो लार्ज स्केल वॉर जो है वो कम होगी, सिविल वॉर कम होगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट प्रेशर जो है वो कम होगा, सिंपल है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स क्वेश्चन की हम बात कर ले तो लेबनान शेयर्स अ बॉर्डर विथ इसराइल, सही बात है कि इसराइल और बॉर्डर कहाँ पे, इसराइल नीचे साउथ में है और लेबनान उसके ऊपर नॉर्थ में है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब हिजबुल्लाह इज अ मिलिटेंट ग्रुप बेस्ड इन लेबनान, ये भी सही है और ये भी सही है। ईरान हैज़ नो इन्फ्लुएंस इन दी वेस्ट एशियन कंट्री, ईरान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज 1 एंड 2। ठीक है, देन मेंस के हम क्वेश्चन की बात करें तो मेंस के क्वेश्चन में सीज फायर इन वेस्ट एशिया आर ऑफन टेम्पररी सॉल्यूशन टू डीप रूटेड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अभी सीज फायर हम बात कर ले तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि सीज फायर अभी ईरान के साथ भी हुआ था फिर हट गया। गाजा का हम बात कर ले, इसराइल पैलेस्टीन इशू बहुत समय से चल रहा है। तो टू स्टेट थ्योरी की हम बात करते हैं, वो किसके द्वारा किसके बीच की है, ये आपको पूछ सकता है, पहले भी पूछा गया 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये बेसिकली इसराइल और पैलेस्टीन के बीच का सॉल्यूशन है। इंडिया भी मानता है टू स्टेट थ्योरी में, टू स्टेट थ्योरी मतलब इसराइल भी रहना चाहिए और पैलेस्टीन भी रहना चाहिए, दोनों के बीच में जो ज़मीन का हिस्सा है वो बढ़ना चाहिए ताकि दोनों अपने हिसाब से सही से रह सके, उसको बोलते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन, टू स्टेट थ्योरी। तो सीज फायर जो है वेस्ट एशिया में वो एक टेम्पररी सोल्यूशन बस है, बट उसका कोई पॉलिटिकल जियो कॉन्फ्लिक्ट उसका ज़्यादा गहरा है, तो इसको लिखना है आपको। ठीक है, 150 वर्ड्स में आप लिखेंगे और नीचे जो टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर आप उसको पोस्ट करेंगे फॉर द फर्दर चेकिंग। ठीक है, वेस्ट एशिया रिक्वायर्स एड्रेसिंग रूट कॉसेज रीजनल राइवलरीज एंड एक्सटर्नल इंटरवेंशन, हमको इसमें देखने को मिलता है। देन इंस्टीट्यूशनलाइज स्लगिशनेस ऑफ इंडियाज लीगल सिस्टम। ठीक है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, शशि थरूर ने इसको लिखा है। इसमें कहा गया है कि किस तरह से जुडिशरी में हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, किस तरीके से जुडिशरी में जो कमियां हैं उसको हमें ओवरकम करना चाहिए, किस तरह से हम पार पा सकते हैं, क्या चीज़ आगे वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, वो सब चीज़ें पे इस पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस पर हम आगे बात कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली जो सिस्टमेटिक डिले की फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी सिविल केस है, फॉर एग्जांपल से इलेक्टोरल बॉन्ड का हम केस की बात कर लें। अब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था 2018 में, ठीक है, 2018 में आया था, लेकिन उसके केस की सुनवाई हुई 2024 में। ठीक है, वो तो उन्होंने सही ठहरा दिया कि भाई ये सही है, बट अगर 2018 से 2024 तक पॉलिटिकल पार्टी के पास जो चंदा है, अगर वो कह देते कि नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, सुप्रीम कोर्ट कह देता, तो 6 साल तक जो चंदा आया वो क्या वापस करते। फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ, अब वो 2024 और 25 में उसका केस जो है वो फाइनल हुआ कि वो सही था। तो अब 2000 अगर वो फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट उसको बोल देती नहीं वो एक्सरसाइज गलत थी, तो फिर 8 साल जो हुआ होता उसका क्या करते। ठीक है, तो वो आपकी नोटबंदी का, तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि ये जो समय इतना लंबा खिंच जाता है, खास करके इतने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ से रिलेटेड केसेस हैं उनका जल्दी निपटारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसका बनाने का मकसद ही ये था कि उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऊपर पहुँचे, जो लॉ के बेसिस पे लॉ को चेक कर सके। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो सिस्टमेटिक डिले जो हो रही है, इनएफिशिएंसी जो हमको देखने को मिलती है जुडिशियल सिस्टम में, उससे कैसे ओवरकम किया जाए ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। द नेक्स्ट, व्हाट इज द इशू, इशू क्या आ रहा है इसमें, बेसिक इशू की हम बात कर लें समस्या की,
तो जस्टिस डिलीवरी इज स्लो, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। सबसे पहली चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है कि भाई जिसकी पहुंच है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पकड़ है, जिसके पास पावर है, जो अच्छे बड़े बड़े वकील हायर कर सकता है, तो उनकी पेशी जल्दी हो जाती है। और जो अच्छे बड़े वकील हायर नहीं कर सकता, जिसकी पहुंच नहीं है, उसको डेट पे डेट मिलती जाती है। तो एक्सपेंसिव तो है, एक एक हियरिंग का लाखों में जो है वो वकील चार्ज करते हैं, तो ये एक्सपेंसिव तो है। कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले अगर हाई कोर्ट गए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है कि भाई आपको पेपर, पर्टिकुलर पेपर्स एंड ऑल, पेपर वर्क बहुत है, और स्लो तो है ही। एंड जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, ठीक है, जितना ज़्यादा डिले होगा वो डिनाइड ही है। पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके हम प्रॉपर फीचर्स की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग देखने को मिल रहा है, अंडर स्टाफ्ड है हमारा जुडिशरी जो है, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर देखने को मिल रही है, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके मेजरली कारण क्या है कि कॉलोनियल लेगेसी हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। लैक ऑफ जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एनफोर्समेंट कम है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, ठीक। द नेक्स्ट हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको इसके इम्प्लीकेशन या प्रभाव जो हम बात कर लें, तो अब इससे क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी में वो क्या होता है, कम होता है। और पब्लिक ट्रस्ट अगर जुडिशरी में कम होगा तो फिर जुडिशरी के लिए सही नहीं है कि लोग उसको सही मानना नहीं माने। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है ज़्यादा, ठीक है, कि ये मेजर रीजन है इससे। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है वो सफ़र करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इनइक्वालिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की बात कर लें तो ये साथ ही साथ आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, उसको भी हैम्पर करता है अगर स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी जुर्म में अंडर ट्रायल 7 से 10 साल रख दिया गया अंदर, और 10 साल बाद फैसला आता है कि आपने कुछ किया ही नहीं, तो भाई अब 10 साल तो आप जेल में रह लिए ना, अब उसका जिम्मेदार कौन है? तो पर्सनल लिबर्टी आपकी कहाँ गई फिर, ठीक है, राइट टू लाइफ कहाँ गया आपका? तो ये आपको बहुत ज़्यादा वायलेट करता है इस प्रकार से आर्टिकल 21 को, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, जब रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है तो रूल ऑफ लॉ से पेपर में ही नहीं होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज, अब उसके प्रोज क्या होंगे, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, रोबस्ट। अब अगर हम ये सब चीज़ें लाते हैं तो केसेस पेंडिंग जो है वो कम होंगे, डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। देन इनएक्सेसिबल फॉर द कॉमन पीपल, अभी अभी भी हम इसकी बात कर लें तो लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है। करप्शन और मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। जब हम इसके रिफॉर्म्स की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट की एक सिंगल बेंच है जो कि सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलती है, और अगर किसी को केरला में कोई दिक्कत है, उसको 3,000 किलोमीटर दिल्ली आना पड़ेगा। तो क्यों ना साउथ में कोई बेंच खोल दी जाए सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सदर्न स्टेट्स में, जो कि वहाँ पे सदन के वहीं उनका मैटर सॉल्व हो सके। एक ये चीज़ है, ठीक है। एआई और डिजिटल कोर्ट्स बने, ठीक है। एडीआर, हर चीज़ को कोर्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मीडिएशन हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हम ये कर सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हम बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ़ जजेस 34 एंड नियर अबाउट, अभी उनके नंबर ऑफ़ संख्या हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम देखें तो विद रेफरेंस टू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, जुडिशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल की हम बात करें तो आर्टिकल 21 का ये पार्ट हमको देखने को मिलता है। राइट टू स्पीडी ट्रायल्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जज टू पॉपुलेशन रेशियो इन दी वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। राइट टू स्पीडी ट्रायल हमारा अधिकार है संविधान के 21 के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट एम एट डिजिटाइजेशन ऑफ द कोर्ट, अब डिजिटाइजेशन कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, ठीक। द नेक्स्ट हम बात कर लें तो आपको मेंस का क्वेश्चन जो है वो लिख के लाना है, दैट इज डिले इन जस्टिस डिलीवरी अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड जो हम कहे हैं, तो इसकी वजह से हम बात कर लें, चाहे वो रूल ऑफ लॉ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इंडिया में, वो हमें
कम होते देखने को मिलता है, तो उसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है दोनों तरीके से, और हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं उस पर, उसका भी लिखना है। तो आप ही क्वेश्चन लिखिएगा, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिलेगी। आप वहाँ पे आंसर पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर चेक होके भी मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, वी नीड टू फोकस ऑन स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, ठीक है। सो टाइमली और एक्सेसिबल सर्विसेज हमको मिल सके, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। इंडियाज़ रूरल मॉडल शेपिंग डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमारा जो रूरल मॉडल है, खास करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कि 2011 में आया था, ये मोस्टली इस स्कीम के ऊपर ये कहा गया है कि बिकॉज ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है सदर मतलब रूरल एरिया में, या फिर रूरल एरिया के डेवलपमेंट की जो कहानी है, या रूरल एरिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। और यह एक प्रकार से केस स्टडी बन गई है दूसरे कंट्री के लिए। वो चाहते हैं कि भाई इंडिया ने ऐसा क्या किया अपने विलेजेस के साथ, जितना डेवलपमेंट हुआ, तो वो यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं। ये पूरा आर्टिकल उससे रिलेटेड है, ठीक है। हाउ इंडियाज रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाइक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये आके चर्चा कर रहे हैं वहाँ के सदन के, खासकर साउथ की कंट्रीज़, जिसमें मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसका मेन पिलर है, और ये डेवलपमेंट डिप्लोमेसी को बढ़ा रहा है। सो इस पे हम बात कर लें तो आपको देखने मिलेगा कि अब डेवलपमेंट डिप्लोमेसी वर्ड लिखा है, ये होता क्या है। डेवलपमेंट डिप्लोमेसी इज बेसिकली यूज ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, एड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल पार्टनरशिप। जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन पार्टनरशिप बेसिस पे हो सकती है, मतलब कि हम अपने अधिकारियों के थ्रू हो सकती है। देन हमारे डायस्पोरा को लेके, जो हमारे इंडियन लोग बाहर रहते उनको लेके हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात कर लें तो वो डेवलपमेंट को लेके भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसराइल की बात कर लें, तो इसराइल में एग्रीकल्चर को लेके, वाटर को बचाने से लेके बहुत अच्छा काम किया गया है। तो वो एक केस स्टडी है बाकी दुनिया के लिए कि एग्रीकल्चर में उन्होंने कम पानी होने के बावजूद कितना अच्छा काम किया है। तो वो एक केस स्टडी हमको इसराइल से मिलती है। वैसे ही ये केस स्टडी हमें रूरल डेवलपमेंट से लेके बाकी कंट्रीज़ के लिए बन रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी। इट इज़ मोस्टली फोकस ऑन नॉलेज शेयरिंग रेदर देन फाइनेंशियल एड्स, जैसे हमने एग्रीकल्चर को लेके बात की इसराइल के लिए, ठीक। सो ये मॉडल आपको देखने को मिलता है। अब फीचर्स ऑफ इंडियाज़ रूरल मॉडल, अब इसके फीचर क्या है। अब हम बात कर ले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब ऐसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पे फोकस करते हैं, और साथ ही साथ हम मान लें ऐसे डिफरेंट सेल्फ हेल्प, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा ऐसे डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जिसमें मोस्टली महिलाएं जो हैं वो 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमा रही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो विमेन को इंडिपेंडेंट भी बनाया गया है, वुमेन लेड एम्पावरमेंट किया गया है। कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, तो जो डेवलपमेंट है उसमें हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी को बढ़ावा दिया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को, माइक्रो क्रेडिट को इंक्लूड किया गया है। अब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो क्रेडिट जब प्रोवाइड की जाती है तो उसमें लोगों का बढ़ावा होता है, मतलब लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। मोस्टली स्केलेबल और लो कॉस्ट मॉडल हमको देखने को मिलता है। क्लियर है, ठीक है। इस पर हम बात कर लें आगे, तो ग्लोबल आउटरीच विस्तार होते देखने को मिल रहा है, खासकर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका कंट्रीज पे, मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ते देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे सॉफ्ट पावर बढ़ता है, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप बढ़ती है। इसका प्रो क्या है, इंडिया में हमारा जो है एक डिप्लोमेसी लेवल पे हमारी से बढ़ती है, ठीक है। हम लोग हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, हमारा एक ऑरा बढ़ता है। अब नकारात्मक की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ठीक है, कि भाई अभी डेवलपमेंट डिप्लोमेसी ठीक तो है, बट इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जा सकता है, वो एक इशू आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए प्रीलिम्स की हम बात करें। विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताना है। इट इज़ प्राइमरली प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट,
ठीक है, बेसिकली बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया ही वुमेन को देख के गया है। दे आर डायरेक्टली फंडेड बाय यूनाइटेड नेशन, दे प्ले अ रोल इन ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन वो करता है। बट क्या उनको फंड सिर्फ यूएन से मिलता है, डायरेक्ट फंड मिलता है? नो। ठीक है, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। इस पे हम बात करें नेक्स्ट, तो आप इसका मेंस पे आंसर लिख के लाएंगे, दैट इज इंडियाज रूरल डेवलपमेंट मॉडल आर इमर्जिंग एज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी इन ग्लोबल साउथ। भारत में ग्रामीण विकास मॉडल ग्लोबल साउथ में विकास कूटनीति के साधन के रूप में उभर रहे हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अभी हम बात कर लें तो किस तरह से ग्लोबल साउथ में इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट मॉडल है वो उभर रहा है, हमको इसके बारे में बताना है, चर्चा करना है। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लें तो आपका इंडिया रूरल डेवलपमेंट सक्सेस जो है वो हमको काफ़ी यूनिक, इंक्लूसिव और स्केलेबल देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए इस पे हम बात कर लें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड क्रीपिंग रिस्क इन इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेके देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये एडिटोरियल कहा गया है कि क्रीपिंग रिस्क मतलब धीरे धीरे, ठीक है, हाईलाइट द राइजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया ड्यू टू सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वीक रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। कि किस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना होते जा रहा है, मोस्टली बहुत तो कॉलोनियल समय का है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और इसको जो मैनेज करने वाली अथॉरिटी है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसको सिस्टमेटिकली क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ हमको उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, देन व्हाट इज क्रीपिंग रिस्क? क्रीपिंग रिस्क मतलब क्या है कि ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ रिस्क ओवर टाइम ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे हम बात कर लें तो रिस्क बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेग्लेक्ट कर रहे हैं और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। खास करके चीज़ें जो है वो ज़्यादा अननोटिस जा रही हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, फीचर्स की हम बात कर लें, की फीचर्स हमको इसमें क्या देखने को मिल रहे हैं। ऑफ द इश्यूज आर बेसिकली एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुराने हो रहे हैं, ओवरवर्कड हो रहे हैं, अंडर ट्रेंड लेबर फोर्स है। अब लेबर फोर्स को हम बेसिकली प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं तुरंत उनको फ्लोर पे उतार देते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। ट्रेनिंग क्यों नहीं मिलती? ट्रेनिंग देने के लिए लगता है कॉस्ट, पैसे, तो उसको बचाते हैं। अब उसको बचाते हैं तो लेबर क्या होता है, अंडर ट्रेंड होता है। अब वो जितना ज़्यादा अंडर ट्रेंड होगा उसके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे किस चीज़ के, दुर्घटना होने के। ठीक है, तो एक ये इशू हमको देखने को मिलता है। दूसरी हम बात कर लें अब इसका प्रभाव, इम्प्लीकेशन क्या होगा। फ्रीक्वेंट इंडस्ट्रियल डिजास्टर होगा समय समय पे, ह्यूमन लाइफ लाइवलीहुड का लॉस होगा, इन्वायरमेंटल डैमेज हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, रेड्यूस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली हम बात करें तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। ठीक है, बर्डन ऑफ गवर्नेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, इसमें जो गवर्नेंस का बर्डन है वो भी बढ़ता है। क्लियर है? ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए इस पे हम बात करें। नेक्स्ट इज लीगल एंड पॉलिसी एस्पेक्ट, क्या कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट जो है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड जो है, उस चीज़ पे हम उसको गवर्न कर सकते हैं बाय दीज लॉज। इश्यूज इन एनफोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है इश्यूज की, एनफोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी को लेकर इशू आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेफ्टी प्रोटेक्शन। ठीक, अब इसकी हम बात कर लें तो प्रोस, सकारात्मक प्रोस क्या है इसके। ऑब्वियसली हम अगर इंडस्ट्रियल जो पुरानी चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करेंगे तो लीगल फ्रेमवर्क भी इम्प्रूव होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा, डिजिटाइजेशन होगा। ठीक है, लॉज नहीं है अभी, कौन क्या लॉज नहीं है, इनफॉर्मल लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लेबर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखने को एज सच मिलती है। तो ये मेजर इश्यूज हमको देखने को इसमें मिलते हैं। अब मोस्टली प्रॉब्लम्स का हम क्वेश्चन की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज ऑलवेज फुली कवर्ड अंडर द सेफ्टी लॉज। अब जैसे एक्सट्रीम चीज़ें लिखी होती हैं जब ऑलवेज, ओनली, तो यहाँ पे मोस्टली चीज़ होती है कि ये गलत स्टेटमेंट है। ऑलवेज जैसे कि है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज ऑलवेज फुली कवर्ड अंडर द सेफ्टी लॉ, तो ये गलत है। एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्रीज द इंडस्ट्रियल रिस्क, ऑब्वियसली सही बात है। सेफ्टी ऑडिट्स आर मैंडेटरी इन ऑल इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैंडेटरी है क्या, एज सच डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, तो इसलिए ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, नॉट यूनिवर्सली मैंडेटेड। ठीक है,
इसके बाद लास्ट मेंस का क्वेश्चन जो आप लिख के लाएंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन इंडिया आर अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक रेगुलेटरी फेलियर रेदर देन द आइसोलेटेड इंसिडेंट। हम बात कर लें कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर हो रहा है वो एक सिस्टमेटिक कारण है रेदर देन द आइसोलेटेड एक्सीडेंट, एक सिंगल एक्सीडेंट के बजाय। तो ये एक सिस्टमेटिक मतलब पूरी तरीके से, चाहे उसमें फिर संसद हो, सरकार हो, इंडस्ट्री के लोग हों, लेबर खुद हो, ये पूरा एक मिल के गठजोड़ की तरह से रेगुलेटरी फेलियर है, किसी एक व्यक्ति की इसमें से नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन करना है, तो आप ये अगेन लिख के लाएंगे और टेलीग्राम में पोस्ट करके चेक करवाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए हम हिंदू का एनालिसिस यहीं पे देखते हैं कि इतनी न्यूज़ काफ़ी थी। ठीक है, आज इसके बाद हम कल मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है फॉर द पीडीएफ एंड एनी ऑफ द डाउट और एनी ऑफ द रिसोर्स मटेरियल। ठीक है, साथ में हमारे डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू 50 मोस्ट पीवाईक्यू सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज, देन फाउंडेशन आरंभ बैच, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी आरंभ बैच, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक साथ में पीवाईक्यू सीरीज चल रही है रिलेटेड टू 2026 अटेम्प्ट, तो उसको भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच।